हो गया ना। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। और क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ तो आजकल हम काफी करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चों? कौन सा बस चल रहा है? गुप्तोत्तर बस चल रहा है। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का जो हमने कल किया था मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ध्यान हो तो एक जो है भारत के मानचित्र से बताया था। तो इसमें जो आज हम करेंगे वो हम क्या करेंगे? वर्धन वंश करेंगे। क्या करेंगे? वर्धन वंश करेंगे। वर्धन वंश की कल तुम्हें मैंने लगभग बातें सारी बता दी थी। आज हम 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले थोड़ा सिनेरियो दे देती हूँ। तो मेरे बच्चों, जैसे गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश साम्राज्य तो और भी उभरे थे, परंतु सबसे ज्यादा उभर के सामने आया था, जैसे मैंने कल तुम्हें बताया। लिखना नहीं है, कल तुमने नोट ही कर लिया होगा। जैसे मैंने बताया ये मानचित्र जैसे भारत का पूरा है। तो इसमें हमने ये बात की थी भी यहाँ जो कुरु साम्राज्य है, कुरु जो जनपद था, महाजनपद की बात करें तो यहाँ एक साम्राज्य है उभरता है। कौन सा वंश उभरता है यहाँ? वर्धन वंश उभरता है। कौन सा आता है? वर्धन वंश। सबसे शक्तिशाली जो रहा था यही रहा था। उसके साथ अगर बात करें इधर साथ में यूपी का जो है कौन सा भाई? कनौज। कनौज में जो उभरा था वो कौन सा वंश था मेरे बच्चों? मोखरी वंश था। कौन सा था? मोखरी वंश था। कौन सा वंश था? मोखरी वंश का जो राजा कौन था मेरे बच्चों? कौन था? घृया वर्मा थे। कौन था? घृया वर्मा था। और वर्धन वंश की अगर बात करें तो यहाँ जो है इसका हमने पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे। यहाँ कौन आएगा? इसमें पहले जो इसके आएंगे पुष्यभूति जो संस्थापक है, फिर कौन आएगा? प्रभाकर वर्धन आएगा, और फिर जो है मेन इसमें जो रोल निभाएगा सबसे शक्तिशाली जो राजा के रूप में आएगा वो कौन आएगा? हर्षवर्धन आएगा। ठीक है, तो उसका जो हमने जिक्र किया था। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों तो मैंने उसी के साथ तुम्हें यहाँ बताया जो बांग्लादेश मेरे बच्चों, बांग्लादेश नहीं पढ़ना, बंगाल पढ़ना। बंगाल का क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में जो कौन सा यहाँ जो है वंश आया मेरे बच्चों? बंगाल के क्षेत्र में गौड़ वंश मेरे बच्चों। कौन आया था? गौड़ वंश आया था। कौन आया था? गौड़ वंश। अगर इधर बात करें मेरे बच्चों मध्य, यहाँ मालवा का क्षेत्र, आवाज नहीं दी। यहाँ कौन सा क्षेत्र है? ये मालवा का क्षेत्र है मेरे बच्चों। और मालवा के क्षेत्र से कौन आता है? कौन आता है? उत्तर गुप्त वंश आता है। कौन आता है मेरे बच्चों? उत्तर गुप्त वंश आता है। और उत्तर गुप्त वंश के जो राजा होंगे वो कौन होंगे मेरे बच्चों? देवगुप्त होंगे। कौन होंगे? देवगुप्त होंगे। और जो है गौड़ वंश के राजा कौन होंगे? शशांक होंगे। और जो है मोखरी वंश के राजा कौन होंगे? घृया वर्मा होंगे। और जो है कनौज, यहाँ वर्धन, इसका यहाँ हम सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें बताया भी वर्धन वंश की संस्थापक का वो अलग पढ़ेंगे, परंतु बेन उबर के क्रिएटर जो आएगा वो कौन आएगा? हर्षवर्धन आएगा। कौन आएगा? हर्षवर्धन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद उसी के साथ हमने किया था भी ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ जो अगर देखें तो यहाँ कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था। कौन सा था? चालुक्य वंश था। चालुक्य लिखाया था ना? चालुक्य वंश था या पल्लव था? पल्लव था मेरे बच्चों, सॉरी, चालुक्य नहीं था, पल्लव था। चालुक्य इस साइड आएगा। हाँ जी, पल्लव वंश था। कौन सा था मेरे बच्चों? पल्लव वंश था। ये जो पल्लव वंश, और जो मैं इधर तुम्हें जो है अगर कर्नाटक इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कौन सा आएगा? चालुक्य वंश आएगा। चालुक्य वंश आएगा। ये जो हम करेंगे दक्षिण भारत के जो राजाओं का जिक्र करेंगे तब इनका जिक्र करेंगे। आज जो जिक्र करेंगे हम इन चार जो है, कुरु है, कनौज है, और ये बंगाल वाला क्षेत्र है, ये मालवा वाला क्षेत्र है, इनका जिक्र करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ये कल मैंने तुम्हें बता दिया था, पढ़ लिया था ना। तो इसमें कहानी क्या थी मेरे बच्चों? भी कुरु वंश का जो वर्धन वंश का जो संस्थापक है हम लिख ही लेते हैं साथ साथ, ताकि तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी और ताकि ये सारा हमें लिख ही ले। तो इसमें जो कहानी चली थी तो पहले लिखो मेरे बच्चों, हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? आज वर्धन वंश रहेगा। कौन सा वंश है? वर्धन वंश। वर्धन वंश जो है हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों। वर्धन वंश के अगर संस्थापक पूछे
हाँ जी, इसके संस्थापक अगर कौन थे तो इसके संस्थापक जो थे वो पुष्यभूति थे। कौन थे मेरे बच्चों? पुष्यभूति थे, पुष्यभूति थे। और ये पुष्यभूति इसी वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि याद रहे भी। पुष्यभूति क्या था? एक राजा भी था। और ये क्या था? इसको अन्य नाम से इसको क्या बोला गया? पुष्यभूति वंश भी बोला गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, इसका जो प्रमुख शासक था वर्धन वंश का, प्रमुख जो शासक था मेरे बच्चों, प्रमुख शासक है कौन था मेरे बच्चों? प्रभाकर वर्धन था। कौन था मेरे बच्चों? जो हर्षवर्धन के पिता थे कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन कौन थे मेरे बच्चों? प्रभाकर वर्धन थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये बातें कल हमारी होगी थी। कौन था मेरे बच्चों? प्रभाकर वर्धन था। इसी प्रभाकर वर्धन के मेरे बच्चों कहते हैं, इसकी जो पत्नी थी प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी मेरे बच्चों? इसकी पत्नी यशोमती थी। कौन थी? यशोमती थी। यशोमती थी इसकी पत्नी। कौन थी? यशोमती थी। और जो है ये थोड़ा सा मैं कहानी पीछे लेके जाना चाहूंगी भी। प्रभाकर वर्धन है और यशोमती जो है, इनकी जो सती प्रथा की जो कहानी है भी, ये जो प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु हो जाती है उसके साथ यशोमती जो सती हो जाती है, तो ये जो हम सती हो जाती है, सती प्रथा, तो ये हमें कौन जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? एरन अभिलेख। कौन सा देता है मेरे बच्चों? एहोल अभिलेख। वेरी गुड में एहोल देता है या एरन देता है? कौन देता है? बताओ। तुमने कंफ्यूज किया, तुमने दोनों नाम इकट्ठे किए हैं। एरन देता है मेरे बच्चों, क्योंकि ये मैंने तुम्हें लंबे टाइम से, एहोल तो कल बताया था। एहोल के बारे में क्या बताया था? क्या बताया था मेरे बच्चे? एहोल भी अभिलेख लिखाया है तुम्हें। किसके लिए? क्या खास बात थी उसमें? क्या खास बताया है? हाँ, हर्षवर्धन है बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, वो कभी हारा नहीं था, परंतु ये अभिलेख कहता है भी एक लड़ाई वो हारा था जो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। किनके बीच में? पुलकेशियन है फर्स्ट और है हर्षवर्धन के बीच में। क्योंकि हर्षवर्धन क्या चाहता था? उन्होंने उत्तर भारत में तो अपना साम्राज्य का विस्तार कर ही लिया था, वो चाहता था मैं दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, तो वो नर्मदा नदी के किनारे हार जाता है। कौन हराता है? पुलकेशियन प्रथम। वहां एहोल अभिलेख पढ़ते हैं, याद रखना दोनों इसी में आएंगे। एक कौन सा? यहां कौन सा पढ़ेंगे? एरन अभिलेख। कौन सा मेरे बच्चों? एरन अभिलेख। याद रखना मेरे बच्चों, ये कंफ्यूजिंग है, जैसे आज कंफ्यूजिंग हुई है वैसे एग्जाम के टाइम में दोनों ये ऐसे शुरू होते हैं, एहोल अभिलेख और एरन अभिलेख। तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है हम भूल जाते हैं भी कौन क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा जो पीछे वाला थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ। एरन अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? सती प्रथा की जानकारी देता है। ये सती प्रथा में किसकी कहानी बताता है? प्रभाकर वर्धन है यशोमती की जो सती होने की वो कहानी इसमें सिनेरियो लिखता है। और तो इससे जो है बाद में इस सती प्रथा को रोक किसने दिया था? कानून जो बनाया, कानून के द्वारा किसने रोका? इसको समाप्त कर दिया था। किसने किया था मेरे बच्चों? कब किया? 1829 में किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय नाम का व्यक्ति जो हमारा भारतीय था। इसी के साथ, क्योंकि 1829 की बात हो रही है, तो हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। तो कोई वाइसराय भी रहा होगा, तो कौन रहा था उस टाइम? हाँ जी, विलियम बेंटिंक के बारे में अगर बात लिखे तुम मेरे बच्चों, विलियम बेंटिंक जो था, विलियम बेंटिंक जो था वो कौन था? एक वाइसराय था, भारत का प्रथम। इसी के बारे में लिख लो। नए बच्चे उनको ध्यान नहीं है, पुराने बच्चों को ध्यान है। ये क्या था? भारत का प्रथम, ये एक मिनट बच्चा, हाँ जी, प्रथम है वाइसराय। और क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल में बच्चों। भारत का अंतिम है गवर्नर जनरल में बच्चों। दोनों बातें लिखनी है। और ये जो है कब आया? 1833 का क्या था?
उसमें पढ़ते हैं 1833 का जो हमें अधिनियम पढ़ते हैं, पॉलिटी करेंगे तब इसका जिक्र आएगा। तो विलियम बेंटिक भारत का क्या था, प्रथम है वाइसराय बना था, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, विलियम बेंटिक था। अब तुम सोचो, सपोज करो मैडम ये कैसे हो सकता है, विलियम बेंटिक ही होगा। अरे याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रही हूँ 1829 पढ़ा रही हूँ, वहां मैं कौन सा एक्ट बता रही हूँ, 1833 का एक्ट बता रही हूँ। तो 1833 का एक्ट आया तो उस टाइम तो गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था, परंतु ये चेंज किया गया उस अधिनियम में भी। अब जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने वाला वो अब क्या कहलाएगा, भारत का वाइसराय कहलाएगा, वो पद मिल गया था। ठीक है, तो पहले यही बने थे, क्लियर है। और इसी में क्या कर दिया था, कौन सी भाषा को सेकंड भाषा का राष्ट्रभाषा बना दी थी, अरे इंग्लिश को बना दिया था मेरे बच्चा। किसको बनाया, अंग्रेज लोग किसको बनाएंगे, इंग्लिश को ही बनाएंगे। तो पहली जो फारसी बनी थी, पहली अगर हम जैसे मुगल की बात करें तो कब बनी थी फारसी को, हाँ जी शासन अकबर के शासन काल था, कब था मेरे बच्चों, किस टाइम बनी थी बताओ, अकबर का शासनकाल। अकबर ने सेकंड जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर लड़ा था, तो ये कौन सी कहानी है, 1556 के आसपास की है। तो कब की बात बता रहा है ये भी, फारसी भाषा को उन्होंने कब है जो है कब दिया था, 1500 कौन सा सन है बताओ, नहीं पुराने बच्चे भी जरूर इतना ध्यान दे, 1500 जो है 90 की बात है क्या, 1590 में उन्होंने फारसी भाषा को क्या बना दी थी, भारत की राष्ट्रीय भाषा बना दी थी। जो 33 का हम एक्ट पढ़ते हैं तो 1833 के चार्टर एक्ट में भारत की सेकंड राष्ट्रीय भाषा बनी थी, वो कौन बनी थी, इंग्लिश बन गई थी। क्लियर है, ये कोई बात नहीं, आगे और आ जाएगा तब कर लेंगे, इतनी बातें क्लियर होगी। चलो, तो सती प्रथा की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, बातें नहीं, अरे बहस नहीं, तुम ऐसे सुना करो भाई, ऐसे नहीं। सती प्रथा की हमें जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, एरन अभिलेख देता है। किसकी कहानी बताता है वो, प्रभाकर वर्धन और यशोमती मैया की। यशोमती मैया भी बोल सकते हैं क्योंकि यशोमती मैया से तुम्हें याद रह जाएगा, यशोमती मैया कौन थी, माता थी, यश जो उसका पालन पोषण किया था यशोमती मैया ने किया था। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। चलो, यशोदा थी वो, यशोदा, यशोमती मैया तो कह ही सकते हैं। अरे तुम इतना पूरा ऑथेंटिक लेके चलते हो। तो मेरे बच्चों ये प्रभाकर वर्धन है, इसके 3 औलाद थी भी, इसकी 3 औलाद थी, जिसमें अगर बात करें तो पहला जो इसका बेटा था वो राज्यवर्धन था। कौन था मेरे बच्चों, राज्यवर्धन था। और दूसरा इसका सेकंड जो बेटा था वो कौन था, हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन था। और इसकी एक बेटी थी मेरे बच्चों, राजश्री इसकी एक बेटी थी, राजश्री क्या थी, इसकी बेटी थी, बाकी 2 इसके बेटे थे। और जो है अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो मेरे बच्चों अगर तुम्हें कहानी शुरू होती है तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात मैंने स्किप कर दी, वो बात मैं बता देती हूँ, मेरे दिमाग में आ गई है। तो मेरे बच्चों यहाँ से हमने इतना तो पढ़ा, ये तो राजा के बारे में चल रहा है, तो इन्होंने अपनी राजधानियां भी तो बनाई होगी। तो पुष्यभूति ने अपनी जो राजधानी किसको बनाया था, पुष्यभूति ने, पुष्यभूति जो राजा था, इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया, पुष्यभूति ने जो राजधानी बनाई थी मेरे बच्चों वो किसको बनाई थी, थानेश्वर को, थानेश्वर में बच्चों, थानेश्वर भी बोलते हैं इसको, याद रखना, ये मैं सही लिख देती हूँ, हाँ थानेश्वर में बच्चों, और इसको थानेश्वर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तुम थोड़े से कई बार ना नाम को लेके बहुत सीरियस हो जाते हो, एसटी में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। तो थानेश्वर और थानेश्वर में ध्यान रखना, दोनों एक ही है, ठीक है, अरे ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, प्रॉपर स्थान पूछे था मेरे बच्चों, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था, थानेश्वर था। कुरुक्षेत्र का क्या है, कहाँ पड़ता है ये, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और कुरुक्षेत्र में क्या हुई थी, किसका युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में, वो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्लियर है बच्चों। तो कुरुक्षेत्र में तुम बताओ
क्या खास बात है एक बतानी है, बताओ। कुरुक्षेत्र से संबंधित, कुरुक्षेत्र में क्या, बाकी तो बहुत सारे हैं, ज्योतिष सरोवर है यहाँ, ब्रह्म सरोवर है यहाँ, बताओ कौन सा यहाँ कोई तारामंडल है यहाँ? कौन सा मंडल है? कल्पना चावला तारामंडल है। कौन सा मंडल है यहाँ? कल्पना चावला तारामंडल है मेरे बच्चों। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पूछे तो करनाल में है, और कल्पना चावला तारामंडल पूछे तो कुरुक्षेत्र में है, और कल्पना चावला रिसर्च सेंटर पूछे तो चंडीगढ़ में है। तीनों मैंने बता दिया, ये नोट कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। कल्पना चावला जो है कौन सा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो करनाल में है, और कल्पना चावला तारामंडल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है, और कल्पना चावला रिसर्च सेंटर की बात करें तो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। क्लियर मेरे बच्चों? तो उसके बाद फिर जो है राजधानी प्रभाकर वर्धन ने भी अपनी राजधानी जो है किसको बनाया? थानेश्वर बनाया था। इसने भी अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेश्वर। कहीं तुम्हें थानेश्वर लिखा, कहीं थानेश्वर, एक ही है दोनों ना, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब आ जाओ, यहाँ जो कहानी कल हमने थोड़ी सी पढ़ी थी वो कहानी। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ से तुम्हें बताना, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही लिखती जाऊंगी। राजश्री का ब्याह कहाँ के राजा के साथ किया था? तो कहाँ का राजा था? कनौज का राजा कौन था मेरे बच्चों? गृह वर्मा था। गृह वर्मा के साथ क्या कर दिया था? राजश्री का विवाह कर दिया था, शादी कर दी थी राजश्री की। किसके साथ है? कनौज के राजा गृह वर्मा के साथ शादी कर दी थी। और इसी गृह वर्मा को कौन हत्या कर देता है? इसकी हत्या कौन करता है मेरे बच्चों? कहाँ का राजा? मालवा का राजा। मालवा का राजा कौन है मेरे बच्चों? देवगुप्त, जो इसकी क्या कर देता है? किसकी? गृह वर्मा की हत्या कर देता है। क्लियर है? इसी देवगुप्त का मेरे बच्चों, ये बात जो है, ये कहते हैं फिर जो देवगुप्त जो था वो किसकी हत्या करता है? गृह वर्मा की करता है, और वो राजश्री को क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। किसको? राजश्री को। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछ सकता है भी राजश्री की हत्या कौन करता है? मालवा का राजा देवगुप्त करता है। किसकी? गृह वर्मा की। जो गृह वर्मा किसके पति थे? राजश्री के थे। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चल, इसके बाद कहानी शुरू होती है। ये बात किसको पता चलती है? उनके भाइयों को पता चलती है भी गृह वर्मा की हत्या कर दी है। किसने? देवगुप्त ने। तो जो है भाई, कल मैंने बताया भाई, बहन अगर अपने भाइयों के पास समाचार पहुंचाती है, उनको सूचित करती है, तो उनके भाई इतने उतावले होके, तो राज्यवर्धन आता है मेरे बच्चों। प्रभाकर वर्धन की बीच में मृत्यु हो जाती है। इतनी कहानी इसमें बीच में नहीं बताता, परंतु प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। राजश्री का जब इसके पति की मृत्यु होती है, उससे पहले ही हो जाती है उनकी तो मृत्यु। जो हमें सती, जो एरन हविलेख इसकी सती की जानकारी देता है, तो वहां गद्दी पे कौन बैठा है? किसकी? थानेश्वर की गद्दी पे कौन बैठा है? राज्यवर्धन बैठा है। ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है भी गृह वर्मा की हत्या कर दी गई है, और राजश्री को क्या बना लिया? बंदी बना लिया गया है। तो ये कहते हैं भी राज्यवर्धन है किसकी हत्या कर देता है मेरे बच्चों? देवगुप्त की हत्या कर देता है। कौन करता है मेरे बच्चों? राज्यवर्धन करता है। ये इस हत्या की जानकारी, इस हत्या की जो जानकारी या सूचना जो किसको पता चलती है? देवगुप्त जो है उसके मित्र को पता चलती है भी देवगुप्त की हत्या कर दी। उसका मित्र कौन है? देवगुप्त का मित्र शशांक मेरे बच्चों। कौन है? शशांक। कहाँ, किस वंश का राजा है ये? किस वंश का राजा है? गौड़ वंश का राजा है। किस वंश का मेरे बच्चों? गौड़ वंश के राजा शशांक को ये बात पता चलती है भी किसकी हत्या कर दी है? देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी है। तो शशांक भी तो है ये उतावला होता है, तो ये जो है नौनता देता है किसको? राज्यवर्धन को। बुलाता है, तेरा शाम का खाना हमारे यहाँ है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक मित्र इसको छल कपट से बुलाता है। किसको? राज्यवर्धन को। तो भी खाने पे कौन नहीं आए? तो राज्यवर्धन खाने के हिसाब से ही आता है, वो इतना थोड़ा प्रोसेस में आता है भी तेरी हत्या करेंगे। तो कहते हैं भी शशांक ने हत्या कर दी थी। किसकी मेरे बच्चों? राज्यवर्धन की। किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की। तुम्हें खाने पे बुलाने वाली, ये तो कहानी जोड़ के बताई गई है मेरे बच्चों।
ताकि तुम्हें थोड़ा सा माइंड में सिनेरियो बन जाए। भी राज्यवर्धन जो है धोखे से बुलाता है किसको, शशांक धोखे से बुलाता है किसको, राज्यवर्धन को बुलाता है और कहते हैं भी वो खाने पे इनवाइट करता है, और वहां जब खाना खा रहा तो उसकी सर्विस कर देता है। तो शशांक ने किसकी हत्या कर दी थी, राज्यवर्धन की। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। यह वही शशांक है जिसने क्या कटवा दिया, बोधि वृक्ष कटवा दिया। एग्जाम में बहुत बार आया। बोधि वृक्ष जो है किसने कटवाया था मेरे बच्चों, शशांक ने कटवाया था। किसने कटवाया था, शशांक ने। यह वो बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। अब ये जो है राज्यवर्धन की हत्या होगी, उधर जो है राजश्री को बंदी बना लिया गया, राजश्री मानसिक संतुलन खो चुकी है, तो उधर जो है हर्षवर्धन की आती है मेरे बच्चों। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में। ये कहानी थी, ये तुम्हें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है मेरे बच्चों। यहाँ से जो इतनी कहानी बताई इसमें वो शशांक का पूछ ले या यह पूछ ले भी शशांक जो है कहाँ का राजा था, तो कहाँ का था शशांक, गौड़ वंश का था। और गौड़ वंश कहाँ पड़ता है, बंगाल वाले क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है, बंगाल वाले क्षेत्र में। और कनौज वाला क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है, यूपी वाला क्षेत्र है, उसमें पड़ता है। और जो कुरु वाला थानेश्वर वाला क्षेत्र वो कहाँ पड़ता है, हमारे हरियाणा वाला कुरुक्षेत्र वाला एरिया बताया गया है, कुछ यूपी का एरिया आता है। और मालवा कहाँ पड़ता है, मध्य भारत में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। मालवा का पठार भी पूछा जाता है तुमसे क्वेश्चन में। मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखना, इससे क्वेश्चन और बन जाते हैं। क्लियर है। चलो अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो किसका बेटा है, प्रभाकर वर्धन किसका भाई है, हाँ जी, हर्षवर्धन राज्यवर्धन का भाई है और राजश्री का भी भाई है मेरे बच्चों। तो इसका लिखो मेरे बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है भी हर्षवर्धन का जन्म, इसका जन्म हुआ 590 ईस्वी में। एग्जाम में पूछा, ये नहीं गया 590 नहीं पूछा गया, परंतु ये पूछा गया भी किस शताब्दी में जन्म हुआ, तो 6ठी शताब्दी में, शताब्दी में इसका जन्म होता है। इसका शासनकाल मेरे बच्चों, इसका शासनकाल जो रहा वो 606 से ईस्वी से लेके और ये 647 ईस्वी तक रहेगा। इसका शासनकाल 606 से लेके 647 ईस्वी तक इसका क्या रहेगा, शासनकाल रहेगा। किस पर रहेगा, हर्षवर्धन का रहेगा। और ये जो गद्दी पे कब बैठता है, गद्दी की बात आई, गद्दी पे 606 ईस्वी में बैठता है। कितनी वर्ष की उम्र में बैठता है, 16 वर्ष की उम्र में बैठता है। कितनी उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में बैठता है ये गद्दी पे, थानेश्वर की गद्दी पे। ठीक है, ये तो तुम्हें याद ही रह जाएगा। कहाँ का क्षेत्र है, किसकी बात कर रहे हैं, थानेश्वर की कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी गद्दी पे बैठता है, थानेश्वर की गद्दी जो है कहाँ पड़ती है, हमारे यहाँ हरियाणा कुरुक्षेत्र जो है उसे याद रख लेना, वहां पड़ती है। और कब बैठता है, ये 606 ईस्वी में बैठता है। तो कौन सी शताब्दी थी ये भी पूछता है भी, ये जो है गद्दी पे बैठा था तो कौन सी शताब्दी थी, तो 7वीं शताब्दी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी शताब्दी, 7वीं शताब्दी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, क्लियर मेरे बच्चा, अरे क्लियर। चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों हर्षवर्धन जो है ये किसके जो है शशांक के साथ युद्ध करता है। तो उससे जो है, क्योंकि जो देवगुप्त था उन्होंने घरिया वर्मा की हत्या की, तो उन्होंने किस पे साम्राज्य किस साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था, कनौज को अपने कब्जे में ले लिया था। तो है उसके देवगुप्त की जो है हत्या कौन कर देता है, राज्यवर्धन कर देता है। फिर उसका मित्र जो है उस पर अपना राजपाट जमाता है। तो ये कहते हैं भी हर्षवर्धन है शशांक को जो है हरा कर कनौज पर अपना विस्तार, साम्राज्य को अपने हिस्से में कर लेता है, वहां तक अपना विस्तार कर लेता है। किसको हराकर, शशांक को हराकर। तो ये ध्यान रखना। हर्षवर्धन की पहली राजधानी, हर्षवर्धन ने प्रथम जो या फर्स्ट जो राजधानी किसको बनाया, फर्स्ट राजधानी कौन सी थी, वही थी जो जहां इनके पूर्वज रहे। हर्षवर्धन की फर्स्ट राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर थी, थानेश्वर थी। इसको थानेश्वर लिख सकते हो, थानेश्वर भी हो सकता है। ठीक है, और जो है इसकी सेकंड राजधानी मेरे बच्चों इन्होंने बनाया, किसको बनाया रे, हाँ जी,
शशांक को पराजित करके कनौज को दूसरी राजधानी बनाया था। तो याद रख लेना, ये दूसरी राजधानी उन्होंने कब किसको पराजित करके बनाया था? शशांक को पराजित किया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? पर एग्जाम में कई बार सीधा भी पूछा गया, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया है जो है हर्षवर्धन की सेकंड राजधानी कौन सी थी? कनौज थी। और इसने किसको पराजित करके कनौज को अपनी सेकंड राजधानी बना ली थी? तो कौन बच्चा है? शशांक ही बच्चा है। तो शशांक को पराजित करके उन्होंने अपनी सेकंड राजधानी बना ली थी। क्लियर? चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों भी जो हर्षवर्धन है, ये जो हमें इसकी जानकारी हमें कौन देता है? ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? तो इसका हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि रहा है। हर्षवर्धन का क्या रहा है? एक दरबारी कवि रहा है। इसका हर्षवर्धन का लिखो, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। वेरी गुड भाई। कौन था? बाणभट्ट था। इसका जिक्र आ गया है पहले भी, बाणभट्ट था। कौन था मेरे बच्चों? बाणभट्ट था। तो बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है मेरे बच्चों? हर्षचरित लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित लिखी है। बताऊंगी, रुको, ठहरो, तुम ज्यादा लिखो। तो मेरे बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट है। और बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक लिखी है? ये हर्षवर्धन के कैरेक्टर पर लिखी है। सारी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है ये पुस्तक देती है। कौन सी? हर्षचरित। परंतु मेरे बच्चों इसी के टाइम में हर्षवर्धन के शासन में एक चीनी यात्री आता है। एक चीनी यात्री आता है मेरे बच्चों, उसकी पुस्तक एक और लिखेंगे, कादम्बरी उसका बताऊंगी, पहले लिखो। चीनी यात्री आता है मेरे बच्चों। एक चीनी यात्री कौन आता है? ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग आता है। ये क्या है मेरे बच्चों? चीनी यात्री है। इसी चीनी यात्री ने एक पुस्तक लिखी है मेरे बच्चों। कौन सी मेरे बच्चों? CU की मेरे बच्चों। कौन सी पुस्तक लिखी है? CU की पुस्तक लिखी है। ये जो चीनी यात्री कहाँ आता है मेरे बच्चों? क्या लेने आता है ये भारत में? ये जो मेरे बच्चों भारत में आता है, कब आता रे? 629 ईस्वी में आता है। और ये 644 ईस्वी तक कहाँ रहता है? भारत में रहता है। इसी 29 में आता है ना? हाँ जी। अब सुनो, ये तो भारत में आया था, किसकी शिक्षा लेने के लिए आया था चीनी यात्री? ह्वेनसांग किसकी शिक्षा लेने आया? बौद्ध की शिक्षा लेने जो आया था। किसकी रे? बौद्ध धर्म की। बौद्ध शिक्षा लेने आया था। ये बौद्ध धर्म लिख लो या बौद्ध शिक्षा लिख लो, अच्छा रहेगा। बौद्ध शिक्षा किसकी शिक्षा लेने आता है? बौद्ध शिक्षा लेने आता है। कहाँ आता है? नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि उन्होंने नाम सुना था। जैसे हम सुन लेते हैं ना यूनिवर्सिटियों का नाम, तो हमारे मन में लालसा होती है एक बार जरूर देखें। तो इनके मन में था बौद्ध शिक्षा। और इसका मैंने तुम्हें एक जो है कहीं भी सर्च मार लेना, वैसे तुम्हें अगर यूट्यूब तो घुमा ही देगा। एक BBC सी कोई चैनल है, ये न्यूज़ वगैरह दिखाता है BBC, तो उस पर सर्च मार के देखना, तुम्हें ये बता देगा। मतलब इसके बारे में छोटी सी क्लिक है 10-15 मिनट की, परंतु ऑथेंटिक जानकारी है उसमें। तो ये बताता है भी उस टाइम जो है किसकी कब की बात कर रहा है ये? 600 की। उस टाइम जो है हर जगह भी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो ये बड़ा पैदल आता है, कोई सुविधा नहीं थी, पैदल आया। कैसे ये कितने टाइम लगा इसको पैदल आने में। और इन्होंने देखो यहाँ इतने साल तक ये भारत में रहा। ये भारत में यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में 29 से ये रुकता है। परंतु हमारे हरियाणा में कब आता है ये? क्योंकि हरियाणा में किसका शासन चल रहा था? हर्षवर्धन का चल रहा था। तो ये हर्षवर्धन के यहाँ कब आता है? ह्वेनसांग है, हर्षवर्धन के यहाँ आता है मेरे बच्चों। हर्षवर्धन कहाँ का? ये थानेश्वर वाले क्षेत्र में कब आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में आता 634 में। 634 ईस्वी से लेके ये 644 ईस्वी तक कहते हैं हमारे हरियाणा के यहाँ रुका था। हर्षवर्धन के शासनकाल में रुका था। हर्षवर्धन जिनकी 2 राजधानियां भी इन्होंने कहाँ मेरे बच्चों?
एक थानेश्वर वाला स्थान, एक कनौज वाला, उस एरिया में रहा। हर्षवर्धन के शासन काल में ये आता है, यहाँ 634 से लेके ये 644 ईस्वी तक रुकता है। भारत में अगर पूरा पूछ ले तो तुम्हें ये 629 में भारत पहुंच जाता है और ये 44 तक भारत रहता है। भारत में हरियाणा आता है, अरे आता है या नहीं आता? तो हरियाणा का अलग से कई बार पूछ लिया जाता है, जीके में पूछ ले भी। जो है बिहवेन स्वांग, जो हमारे ये थानेश्वर के जो शासक में कब तक लेके कब तक रुका था, ये 34 से 44 तक रुका था। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी मेरे बच्चों? शिवयुग की पुस्तक लिखी। क्लियर है? अब आ जाओ तुम। तो ये दो पुस्तक की जानकारी हमें हर्षवर्धन के जो है उनके टाइम में कैसा शासन था, अभी उन्होंने बताया भी ऐसा शासन था, बहुत प्रतापी राजा था, उन्होंने उसके बारे में कोई गलत सलत बातें तो कोई क्यों लिखे भी, जिस राजा के खाएं तो उसके बारे में, पर उन्होंने कहा भी अच्छा शासक था और ये हिंदू शासक था हर्षवर्धन में बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छा बताया, इन पुस्तकों में इनका वर्णन किया गया है। और बाणभट्ट की जो है पुस्तक कौन सी मेरे बच्चों? हर्षचरित जो है, ये भी हमें जानकारी किसकी देती है? हर्षवर्धन की जानकारी देती है। परंतु बाणभट्ट की एक और पुस्तक है मेरे बच्चों, कौन सी है? कादम्बरी है। कौन सी है मेरे बच्चों? कादम्बरी है। इसकी एक पुस्तक और है, कौन सी? कादम्बरी है मेरे बच्चों। अगर बात करें मेरे बच्चों, एक है हरियाणा जी के हरियाणा में स्टेट जो परीक्षा होती है भी टीचिंग के लिए होती है, ये स्टेट की परीक्षा भी, जो टीचिंग जो पीआरटी टीचर लगना चाहता है, टीजीटी या पीजीटी टीचर लगना चाहता है, तो उनकी एक परीक्षा ली जाती है। तो उस परीक्षा में क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उसमें 10 नंबर की हरियाणा जी की पूछता है। तो वहां क्वेश्चन ये पूछा गया था, स्टेटमेंट दी हुई थी बी बाणभट्ट ने हरियाणा का जिक्र दोनों पुस्तकों में किया था या नहीं किया था। हर्षचरित में तो उन्होंने थानेश्वर का जिक्र किया, तो वो तो हरियाणा में पड़ता है। कादम्बरी में उन्होंने हरियाणा का कोई जिक्र नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। उन्होंने हरियाणा का जिक्र कादम्बरी पुस्तक में एक बार भी नहीं किया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन था मेरे बच्चों। कादम्बरी पुस्तक में उन्होंने क्या किसका जिक्र नहीं किया था? हरियाणा का एक बार भी जिक्र नहीं किया था। ये एचएससी ने माना है, ये एचएससी ने माना है भी कादम्बरी में हरियाणा का कोई जिक्र नहीं किया गया था। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? उसके बाद आ जाओ। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, भी कहते हैं हर्षवर्धन एक खुद एक लेखक या कवि था। हर्षवर्धन खुद भी कविताएं लिखता था। तो हर्षवर्धन की 3 कविताएं बहुत फेमस है, कविताएं हैं, ये कहानियां हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की 3 पुस्तक मेरे बच्चों, हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी। इसकी 3 पुस्तक हैं, जो कौन कौन सी है, बहुत बार एग्जाम में आता है। 3 पुस्तक कौन कौन सी है बताओ रे? हाँ जी, कौन सी? प्रियदर्शिका, दर्शिका, रत्नावली, और तीसरी कौन सी है? नागर दशक है ना, ये लो। क्या नागा? ओ सॉरी, ठीक है, नागानंद है, सही है, नागानंद है। कौन सी है मेरे बच्चों? नागानंद है। तीनों पुस्तक लिख लो, किसकी है मेरे बच्चों? हर्षवर्धन की। कहते हैं हर्षवर्धन खुद कविताएं लिखता था, तो उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, एक प्रियदर्शिका लिखी, एक रत्नावली लिखी, एक नागानंद लिखी। क्लियर मेरे बच्चा? अरे यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, उसके बाद तुम लिखो, कहते हैं भी हर्षवर्धन को और किस नाम से पुकारा जाता था भी हर्षवर्धन को? इसका एक नाम है भी शिला आदित्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता था? शिला आदित्य भी कहा जाता था। शिला आदित्य भी कहा, हर्षवर्धन को शिला आदित्य भी कहा जाता था, कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? शिला आदित्य भी कहा जाता था। क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, ये कहते हैं भी ये हर्षवर्धन, मैंने तुम्हें लगभग जो बातें पूछी जाती है वो करवा दी, परंतु ये कहते हैं भी हर्षवर्धन ना हर 5 साल के बाद एक समारोह करवाता था, जो प्रयाग
में करवाता था। तो लिखो इसके बारे में एक लाइन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों में एक समारोह का आयोजन है जो प्रयाग संगम पर करवाता था। कहते हैं भी हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों में एक समारोह करवाता था। समारोह कहां करवाता था भी? समारोह ये करवाता था प्रयाग संगम पर। तुम्हें इस प्रयाग संगम को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयाग संगम पर हर 5 वर्षों में एक समारोह करवाता था। वो कहां करवाता था? अच्छा, ये समारोह करवाता था भी, एक मतलब आयोजन करवाता था भी। कोई जैसे अब महाकुंभ का मेला लगा, वैसे कोई आयोजन यज्ञ वगैरह होता था तो वहां लोग इकट्ठे होते थे। परंतु तुम्हें ये तो याद रखना ही रखना है, इसके साथ जो प्रयाग संगम कहाँ है मेरे बच्चों? कहाँ है प्रयाग? अभी चला इसका। कितनी नदियों पर बना प्रयाग संगम? अरे प्रयाग संगम कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। ये संगम जो है ये 3 नदियों का संगम है बच्चों। कौन कौन सी नदी? गंगा, यमुना, सरस्वती। मेरे बच्चों 3 नदी है ये, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियों का संगम है। और जो है गंगा यमुना जो है ये तो बाहरी है, कहते हैं सरस्वती अंदरूनी नदी बह रही है, इससे थोट दिया जाता है, वो वास्तव में किसी को सच्चाई का पता नहीं है। तो ये प्रयाग संगम जो कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? कहाँ है ये? यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी में है। और अब प्रयाग में जो इसको क्या, प्रयागराज का मेला लगा था। प्रयागराज में क्या हुआ था मेरे बच्चों? महाकुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज का पुराना नाम क्या था बताओ? इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। याद रखना मेरे बच्चों, एग्जाम में पूछ सकता है इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम कौन सा है, या इलाहाबाद का अगर हम देखें तो इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट जो है, और इलाहाबाद के नाम से ही है हाई कोर्ट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और इलाहाबाद जो है मेरे बच्चों, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज में क्या लगा था? महाकुंभ का मेला। कब लगा? हाँ जी, वेरी गुड। इसका मतलब तुम पढ़ने लगे। 14 जनवरी या 13 जनवरी? 13, ये लो फिर 13 कर देती हूँ। 13 जनवरी से ये 26 फरवरी तक चला था। कब लगा? 2025। कब लगा मेरे बच्चों? 2025 में। महाकुंभ का मेला कितने सालों के बाद लगता है? हाँ जी, कुंभ का मेले की बात करें तो ये 12 वर्ष के बाद लगता है। कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष। और महाकुंभ के मेले की बात करें तो महाकुंभ का मेला जो है मेरे बच्चों, ये कितने वर्ष के बाद लगता है? 144 वर्ष के बाद लगा। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला। क्लियर? तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन है बन सकता है। क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो बच्चों में हमने क्या पढ़ा है? हर्षवर्धन, वर्धन वंश पढ़ लिया। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है बताओ? पुष्यभूति। वर्धन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश नाम से जाना जाता है। और प्रमुख शासक कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो इसकी पत्नी यशोमती जो है, उसकी हमें स्त्री होने का साक्ष्य कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। और जो है सती प्रथा जो है कानून अधिकार कब बना दिया जाता है? भी अब से कोई सती नहीं होएगा। 1829 में। कौन बनाता है? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक जो मिलके। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, प्रभाकर वर्धन की कितनी औलाद थी? बड़े बेटे का नाम क्या था? फिर उसकी बेटी का नाम,
और जो तीसरा बेटा, दूसरा बेटा भाई हर्षवर्धन। पहला तो राज्यवर्धन आ ही गया ना, बड़ा बेटा। उसके बाद जो है राजश्री की शादी कहाँ के राजा से होती है? मौखरी वंश के राजा कौन थे भी? गृह वर्मा थे। गृह वर्मा के साथ किसकी शादी होती है? राजश्री की शादी होती है। किसकी बेटी है? प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, तो गृह वर्मा की हत्या कौन कर देता है? कहाँ का राजा? मालवा का राजा। और देवगुप्त की हत्या कौन करता है? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की हत्या कौन करता है? शशांक। शशांक कहाँ का राजा था? कहाँ का था भी? बताओ रे। गौड़ वंश का था। कहाँ का था भी? गौड़ वंश का था। और गौड़ वंश, ये शशांक की हत्या कौन करता है? हर्षवर्धन। क्वेश्चन दोबारा घुमा दिया मैंने, क्या पता। जो है बोधि वृक्ष कौन कटवाता है? कहाँ का राजा था? गौड़ वंश का। कौन सा क्षेत्र? बंगाल का क्षेत्र था। ठीक है, और मालवा का राजा कौन था? देवगुप्त था। और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कनौज थी। क्लियर? हर्षवर्धन की पुस्तकें के नाम बताओ, कितनी पुस्तकें उसकी? कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। और जो है हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है, वो कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? हर्षचरित किसने लिखी? बाण भट्ट क्या था हर्षवर्धन का? दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि था। और जो है और कौन देता है हमें जानकारी इसके बारे में? कौन सी पुस्तक और बताती है? कौन सा यात्री आया था? चीनी यात्री जो है वेनस्वांग आया था। और जो कब यहाँ हमारे हरियाणा में यहाँ रुका था? 634 से लेके 644 ईस्वी तक। जो उसकी कौन सी पुस्तक है? शिव की भी हमें जानकारी देती है, हर्षवर्धन के बारे में बताती है। अब एक जो है सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है भी, अगर बात करें मेरे बच्चों, हर्षवर्धन ने इधर मेरे बच्चों कौन सा वंश, कौन सा क्षेत्र है? कुरु वाला, इधर कनौज वाला, इस पे अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। तो उसका उत्तर भारत में तो किसका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था? हर्षवर्धन का। अब कहते हैं भी हर्षवर्धन ने ठान लिया था भी मैं दक्षिण भारत की तरफ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। तो कहते हैं भी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। किनके बीच में? वो दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है भी हर्षवर्धन कहते हैं भी उन्होंने अपने शासनकाल, उसका शासनकाल कब से लेके कब तक रहा था? 606 से 647 तक। कहते हैं उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो एक बार भी कोई भी लड़ाई हारा नहीं था। परंतु हमें एक ऐसा अभिलेख है जो हमें कहता है, कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एहोल है अभिलेख है, जो हमें क्या बताता है? कहता है भी हर्षवर्धन लड़ाई हारा था। कौन सी लड़ाई हारा था? जो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। किन किन के बीच में हुई थी? हर्षवर्धन और कौन सा रे राजा? दक्षिण भारत में कौन सा राजा था? पुलकेशियन प्रथम है बच्चों, पुलकेशियन प्रथम है। और जो है हर्षवर्धन के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? जो हर्षवर्धन क्या चाह रहा था? दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। और जो है वहां किनके बीच में युद्ध होता है? हर्षवर्धन और पुलकेशियन है प्रथम के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और वो युद्ध कौन हार जाता है? हर्षवर्धन हार जाता है और वो वापिस अपने साम्राज्य में लौट जाता है। इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? एहोल अभिलेख देता है हमें। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? भी एहोल अभिलेख देता है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अच्छा प्रथम बताया ना, प्रथम द्वितीय क्या? चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार प्रथम लिखो, तुम प्रथम करो, कोई बात नहीं, प्रथम ही है मेरे बच्चे, हो सकता है मेरे से गलती हुई, प्रथम लिखो। तो जो है हर्षवर्धन और किन के बीच में लड़ाई हुई थी? पुलकेशियन प्रथम के बीच में हुई थी। कहां हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे।
नर्मदा नदी मेरे बच्चों, तुमने नाम सुना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो कहां गिरती है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये कहां गिरती है अभी? अरब सागर में। कहां गिरती है ये? अरब सागर में। और बाकी की सारी नदियां कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। याद रखना मेरे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी नर्मदा नदी और जो है ताप्ती नदी कौन सी खाड़ी में, कौन सी कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी जितनी नदियां वो कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो है इसके साथ एक नदी और है भी इनकी सहायक नदी, कौन सी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ये माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार कट करती है मेरे बच्चों? कौन सी रेखा को? भारत की द्वितीय। चलो भाई चलो ये नोट करो भाई, ये जो है यहां द्वितीय करो, कोई बात नहीं, लिखो पुलकेशियन द्वितीय करो भाई। चलो मेरे से पहले मैंने अभी कहीं ध्यान नहीं दिया, द्वितीय कर लो। पुलकेशियन है द्वितीय। पुराने बच्चों ने बेचारों ने एक बार प्रथम लिखा, द्वितीय लिखा, चलो कोई बात नहीं भी, सॉरी। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, हर्षवर्धन और किसके बीच में हुई थी? पुलकेशियन है द्वितीय के बीच में हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध कौन हार गया था? हर्षवर्धन हार गया था। ये जानकारी में कौन सा अभिलेख देता है? ए वाला अभिलेख देता है। आगे मेरे बच्चों, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी और माही नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार कट करती है? करक रेखा को। कौन सी रेखा को? करक रेखा को। ये याद रखना मेरे बच्चों, करक रेखा को माही नदी 2 बार कट करती है। 2 बार है कट करती है मेरे बच्चों। 2 बार कैसे? जैसे ये करक रेखा जा रही है तो एक बार ऐसे ऐसे, ये 2 बार कट करती है ऐसे मेरे बच्चों, फिर ये अरब सागर में गिरती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी करक रेखा को 2 बार कट करने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। और माही नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इतना याद रखना। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे भी इसके बर्धन वंश के बाद अब हमारे दक्षिण भारत के जो है हम साम्राज्य का जिक्र करेंगे भी दक्षिण भारत में कौन कौन से साम्राज्य है, कौन कौन वंश है उभर कर सामने आए। तो लिखो भी दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास में लिखो। अगला पॉइंट लिखो, दक्षिण भारत का इतिहास में लिखो। अब प्राचीन भारत हमारा थोड़ा ही रह गया भी, दक्षिण भारत का इतिहास में लिखो। तो अभी हमने जो है गुप्तोत्तर काल का जो वर्धन वंश कंप्लीट कर लिया है। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? दक्षिण भारत का इतिहास। इससे तुम्हें अगर ध्यान हो मेरे बच्चों, पहले इससे समझने से पहले तुम समझो भी, जैसे दक्षिण भारत बन गया, अरे बन गया। दक्षिण भारत में जैसे मैंने तुम्हें ऊपर करवाया था, वर्धन वंश करवा रही थी, तो मैंने एक यहाँ कौन सा वंश लिखाया था? पल्लव वंश लिखाया था। कौन सा लिखाया था? पल्लव वंश लिखाया था। और इधर कौन सा लिखाया था? चालुक्य वंश। कौन सा वंश मेरे बच्चों? चालुक्य वंश लिखाया था। चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र था और पल्लव ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था मेरे बच्चों। ये इतना तुम्हें ध्यान रखना। इसी पल्लव वंश की बात करें तो इसमें ये 2 भागों में टूट गया था। दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें जो एक संगम युग आया और एक दक्षिण भारत के अन्य जो वंश आए थे, तो इसको 2 पार्टों में पहले एक मिनट में बच्चों, दक्षिण भारत इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे हम? संगम युग पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत के अन्य जो है दक्षिण भारत के अन्य वंश के जिक्र करेंगे। जो संगम वंश का जिक्र करेंगे बच्चों, ये संगम जो है संगम युग का जिक्र करेंगे। इसको वंश भी बोला जाता है, युग भी बोला जाता है। तो इसमें हम किसका जिक्र करेंगे? चेर, चोल और कौन रह गया? पांडे। पांड्यों का जिक्र करेंगे, पांडे, इनका जिक्र करेंगे। चेर, चोल और पांडे, इनका हमें जिक्र करेंगे। किसमें? संगम युग में, संगम वंश में। किसका जिक्र करेंगे? चेर, चोल और पांडे, इनका जिक्र करेंगे। लिखो
बाकी जो उसमें हम जो बाकी जैसे हमने पल्लव वंश लिखा, चालुक्य वंश लिखा, वो हम जिक्र करेंगे दक्षिण भारत के अन्य वंश में जिक्र करेंगे। जैसे हमने लिखा इसमें हम किसका जिक्र करेंगे, पल्लव वंश का जिक्र करेंगे और चालुक्य वंश का करेंगे और राष्ट्रकूट वंश का करेंगे, राष्ट्रकूट वंश का करेंगे। इनका जिक्र कब करेंगे, दक्षिण भारत के अन्यों में करेंगे। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, संगम युग पढ़ेंगे। क्लियर में बच्चा, तो ये ध्यान रखना, संगम वंश या संगम युग भी कहा जाता है। तो इसमें किसका जिक्र करेंगे, चेर, चोल और पांडे का जिक्र करेंगे। तो मेरे बच्चों यह चेर, चोल, पांडे तुम्हें ध्यान रखना है। अगर इसी की बात करें, ये बात तो हमने कब पढ़ी थी, जब मैंने तुम्हें वर्धन वंश जो पढ़वा रही थी उससे पहले गुप्तोत्तर काल में तुम्हें बताया था। अभी पल्लव जो है इधर की साइड और चालुक्य, तुम्हें ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि तुम्हें ये थोड़ा सा ध्यान रह जाए भी। अगर कोई भी वंश चालुक्य वंश पूछ लिया तो ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ये महाराष्ट्र कर्नाटक वाला क्षेत्र पड़ता है। पल्लव की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है। ये थोड़ा सा इसी की अगर मेरे बच्चों हम बात करें तो जो है जो संगम वंश के कौन कौन से हैं, बस चेर, चोल और पांडे। अब इसी में जो है मैम ये तुम्हें ध्यान रखना है, चेर इस साइड थे, केरल वाली साइड कौन थे, चेर थे। और चोल की बात करें तो चोल यहाँ थे मेरे बच्चों, आंध्र प्रदेश वाला। चोल कहाँ थे, आंध्र प्रदेश वाला। और तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, यहाँ कौन थे, पांडे थे। कौन थे मेरे बच्चों, पांडे थे। ये दक्षिण भारत में याद रखना मेरे बच्चों। आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां कौन है, चोल है। चोल वंश के राजा की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। और पांडे बात करें तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र और केरल वाला क्षेत्र अगर बात करें तो कौन है, वहां चेर है मेरे बच्चों। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब सुनो कहानी सुनो, अब फिर इसके बारे में लीनियर जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो नोट कर लेंगे। कहते हैं संगम युग जो है इनका, ये मेरे बच्चों ये कहते हैं भी यहाँ एक सम्मेलन करवाया करते थे। कौन है, चेर, चोल और पांडे मिलकर एक संगम है करवाया करते थे, जिसको ये उभर कर सामने आएगा मेरे बच्चों। जहाँ सम्मेलन कैसा, सम्मेलन कई प्रकार के होते हैं। जैसे मेरे बच्चों कवियों का सम्मेलन हुआ करता था, ये सबसे ज्यादा सम्मेलन जो संगम वंश की बात करें, ये सबसे ज्यादा जो चलन में रहा था वो किसका रहा था, कवियों का सम्मेलन रहा था। किसका, कवियों का सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन रहा था। कवियों का सम्मेलन भी, कवि सारे इकट्ठे हुआ करते थे एक मंच पे, और वो अपने साहित्य की जो जिन्होंने जो रचनाएं की थी, कविताएं करते थे, उनके बारे में लोगों को जानकारी देते थे। जैसे तुम अगर बात करो, जैसे तुम पोइम पढ़ते हो, पोइम हमारी शुरू हो जाती है मेरे बच्चों दूसरी तीसरी क्लास से, छोटी छोटी पोइमें शुरू हो जाती है, बहुत पहली क्लास से ही होगी चलो आजकल तो। और जैसे हम पढ़ते हैं, अगर तुम्हें हमारे हिंदी के टीचर पढ़ाते थे तो हम गंध्यास वगैरह लिखते थे भी, किसके द्वारा ये कविताएं लिखी गई है। उसमें लाइन कुछ दी होती थी, उसका वर्णन कुछ और करता था, अभी मीनिंग कुछ और निकलते थे, मतलब तो उनमें गहराई होती थी। तो वैसे ही कहते हैं भी ये संगम जो युग था, इन किन किन का था मेरे बच्चों, चेर, चोल और पांड्यों का एक संगम हुआ करता था, इन तीन राजाओं का। तो ये क्या करवाते थे, सम्मेलन करवाते थे। उसी सम्मेलन को संगम युग कहा गया है। इसी सम्मेलन से, संगम युग से जो है कौन सा साहित्य उभर कर सामने आता है, तमिल साहित्य आता है। कौन सा साहित्य उभर कर सामने आएगा, तमिल साहित्य आता है। तमिल साहित्य उभर कर सामने आता है यहां से। और तमिल भाषा में सबसे ज्यादा यहाँ कवि हुआ करते थे, किसमें, संगम में। क्लियर मेरे बच्चों, तो ये कवियों का सम्मेलन हुआ था। और तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी संगम युग में किस साहित्य की रचना हो चुकी थी, तो तमिल साहित्य की रचना हो चुकी थी। संगम वंश में किस साहित्य की रचना हुई थी, तो तमिल साहित्य की रचना हुई थी। किस साहित्य की रचना हुई थी, तमिल साहित्य की रचना हुई थी। तमिल क्या है मेरे बच्चों, तमिल एक भाषा मैडम, तमिल क्या है, भाषा है मेरे बच्चों। तमिल क्या है, क्या भाषा है। कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, तमिल नाडु में बोली जाती है। परंतु मेरे बच्चों ये भाषा तो है, कैसी भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। कैसी है, शास्त्रीय भाषा है। कैसी भाषा, शास्त्रीय भाषा है। तो अब बता दो मेरे बच्चों, शास्त्रीय भाषा कितनी है वर्तमान में, कोई बच्चा बता सकता है। शास्त्रीय भाषा है मेरे बच्चों, शास्त्रों की भाषा है। कौन सी, तमिल। तुम सोचो इसका युग कितना पुराना रहा होगा। और जो है ये संगम युग की बात करें मेरे बच्चों,
सुनना है ये 1 लीनियर तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा दूंगी, तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए। ये संगम युग जो है ये 100 ईस्वी से लेके इसका इतिहास रहा है मेरे बच्चों 300 ईस्वी के आसपास। इसका जो इतिहास रहा है संगम युग जो अपनी चरम सीमा पे रहा, इसका 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक इसका इतिहास रहा है। किसका मेरे बच्चों? संगम युग का। किसका रहा है? संगम युग का। और इस संगम युग से किस साहित्य की रचना होती है? तमिल साहित्य की रचना होती है। संगम युग से किसकी साहित्य की रचना होती है? तमिल साहित्य की रचना होती है। और ये तमिल जो है क्या है? हमारी भाषा है, परंतु कैसी भाषा? शास्त्रीय भाषा है। तो मैंने तुमसे क्वेश्चन किया है मेरे बच्चों, ये एग्जाम में तुम कहते हो भी स्टैटिक जीके मैडम कराया करो, तो स्टैटिक जीके में ये आता है भी शास्त्रीय भाषा कितनी है भारत में, तो कितनी है मेरे बच्चों? वर्तमान में ये 11 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 11। पहले कितनी थी? 6, इसमें 5 प्लस हो चुकी है। शास्त्रीय भाषा कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। पहले कितनी थी? 6 थी। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, यही तुम्हारी स्टैटिक जीके इधर तुम्हारी साथ साथ कवर हो जाती है। और मैंने तुम्हें कहा अलग से पेज नोट कर लिया करो, तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम यहाँ से ध्यान से पढ़ते हो। तो 6 भाषाओं में कौन कौन सी थी? तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी और जो है कन्नड़ थी, कोंकणी भी थी। बताओ कौन बच्चा ये कहता मैं 11 के 11 भाषा शास्त्रीय भाषा बता सकता हूँ? 6 की 6 बता दो, बताओ। अरे सारे आसपास की तो मैंने बता ही दी। कितनी बता दी मैंने? तमिल बता दी, तेलुगु बता दी, कन्नड़ बता दी, मलयालम बता दी, और कौन सी बता दी? कितनी होगी? 4 हो गई। और कौन सी बच गई? बताओ बताओ रे। तुम भी तो पढ़ के आए हो, ऐसी बात तो नहीं है तुम्हें आती नहीं है। चलो बताओ रे। असम में बोली जाती है, असमिया भाषा बोली जाती है, बोली जाती है ना। गुजराती भी बोली जाती है, मैथिली भी है, मराठी भी है, और कौन कौन सी है? कौन कौन सी है बताओ। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, मैं यहाँ लगा देती हूँ। मैं हर दिन तुम्हें हर चीज बताती हूँ, तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। कल हम क्या, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कोई बड़ा दिन नहीं आने वाला। 11 की 11 शास्त्रीय भाषा। पहले ये कितनी थी? 6 थी, अब कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। इतनी जानकारी मैंने तुम्हें दे दी है, परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि 11 की 11 कल तुम भाषा मेरे को बताओ। मैंने तुम्हें कहा भी एक वो अब जमाना नहीं रहा भी तुम्हें जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया तुम्हारे पास है, तो तुम्हें जरूरी नहीं है भी एक एज ए टीचर ही सब कुछ बताए। एज ए टीचर मेरे बच्चों एग्जाम नहीं दे के आ गए, एग्जाम तुम दे के आओगे, तो तुम्हें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी। मैंने यहाँ तुम्हें क्या बताया भी? तमिल एक क्या थी? शास्त्रीय भाषा थी। तमिल के साथ मैंने बताया भी तेलुगु भी थी, मलयालम भी थी, और उसके साथ और कौन सी थी? कन्नड़ भी थी। तो उसके बाद जो है बाकी कितनी बच गई? 8 भाषाएं तुम बताओगे। 4 मैंने तुम्हें बता दी, बाकी तुम बताओगे। उसमें एक असमिया भी बता दी मैंने, 5 हो गई। कौन कौन सी भाषा जो है इसमें शामिल की गई है? संस्कृत भी है, मराठी भी है। अब थोड़ा थोड़ा आने लग गया ना। तो जैसे तुम पर मैं अगर मैं दबाव नहीं डालती तो तुम नहीं करोगे। कल ये नोट कर लो, कल ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है घर से करके आना है तुम्हें। 11 की 11 शास्त्रीय भाषा तुम लिख के लेके आओगे, और तुम लिख के लेके आओगे, मैं पूछूंगी तो तुम्हारी याद हो जाएगी। ठीक है, चलो हम आगे पढ़ते हैं। अरे क्लियर है? चलो तमिलनाडु की राजधानी तो बता ही दो। अरे बताओ, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। इसी मद्रास को मेरे बच्चों आगे हमें जो है इनके जो है, आज तो हमें इनका कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ करंट के क्वेश्चन है वो करेंगे। इसी मद्रास में इनकी जो इसी संगम युग की क्या होंगी? 3 जो है समितियां होगी, संगठन जो होंगे उन्हीं मुद्रेई में होगा। इसी मुद्रेई में जो है इनकी जो है सम्मेलन, जो इनका संगठन जो कराया जाएगा, इनकी समितियां बनेगी, और जो उनका तो वो मुद्रेई में ही कराए जाएंगे, जहां अगस्त ऋषि रहे, जिनके क्या रहे थे? अगस्त ऋषि रहे थे। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों आगे देखो भी।
आगे हम अब इसके बाद करंट का क्वेश्चन करेंगे। दक्षिण भारत जो है, ये दक्षिण भारत का इतिहास हम कल कंप्लीट करेंगे। इसके साथ लिखो, करंट के क्वेश्चन करेंगे। कल क्या करवाया था? कल एक तो कौन सी तारीख थी? बहुत तारीख बताओ मेरे को, कौन सी तारीख थी? 26 दिसंबर। 25 दिसंबर को कौन सा डे था? 24 दिसंबर को कौन सा डे था? 23 दिसंबर को कौन सा डे था? 21 दिसंबर को कौन सा डे था? 22 दिसंबर को कौन सा डे था? बोलो ये जल्दी जल्दी। 21 दिसंबर को कौन सा डे था? विश्व ध्यान दिवस था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस था। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस था। किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। और गणित रामानुजाचार्य के बारे में मनाया जाता है। और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और क्या था? 25 दिसंबर सुशासन दिवस। और क्या था? मैंने 25 दिसंबर तो बहुत कुछ बताया। हाँ जी, दादा सूरजमल की क्या थी? जयंती थी। दादा सूरजमल की क्या थी? जयंती थी। और क्या था? क्रिसमस डे था, तुलसी दिवस था। 22 दिसंबर को क्या था मेरे बच्चों? सॉरी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो है ये किसकी याद में मनाया जाता है? जो गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जोरावर और फतेह सिंह जो है, जोरावर जो 9 साल का था और फतेह सिंह कितना साल का था? 7 साल का, जिन्होंने क्या दे दी थी? अपने धर्म के लिए जान देती थी। मुगल जो है बादशाह कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने उसको क्या चिन्हवा दिया? दीवारों में चिन्हवा दिया था मेरे बच्चों। अरे तो परंतु ये तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये बात तो पूछे ना पूछे, परंतु ये पूछ सकता है वीर बाल दिवस जो पहली बार घोषणा कब की गई थी? ये 2022 में घोषणा कर दी थी। भी आने वाले 26 दिसंबर को हमें किस दिवस के रूप में मनाएंगे? वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 22 में घोषणा की है, तो कौन से नंबर का मनाया गया अब की बार? घोषणा 22 में हुई है, तो 23 का एक और 24 का ये कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है मेरे बच्चों? तीसरे नंबर का है। तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, 3rd नंबर का ही मेरे बच्चों। इस दिन जो है राष्ट्रपति ने, आज न्यूज़पेपर पढ़ा है किसी ने? अरे सुन लो, राष्ट्रपति ने एक अवार्ड दिया है। कौन सा रे? पीएम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिया है। कौन सा भी? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है मेरे बच्चों, खेल पुरस्कार नहीं है, बाल पुरस्कार। पीएम जो है, पीएम जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो किस दिन दिया गया है? 26 दिसंबर को दिया गया। दिया किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति कौन है? कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहां से है? ओडिशा के मयूरभंज से है मेरे बच्चों। क्या ये पहली महिला है राष्ट्रपति बनने वाली? कौन सी है मेरे बच्चों? सेकंड महिला। सीधा पूछ ले भी भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और ये पूछ ले भारत की पहली पहली आदिवासी महिला मेरे बच्चों, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू है। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये तुम्हारी स्टैटिक जीके है बच्चों को, मैं कंफर्म इसलिए दे रही हूं ताकि बच्चे पता चल सके उनको भी स्टैटिक जीके क्या होती हैं। तो पहली महिला कौन थी मेरे बच्चों जो प्रेसिडेंट थी? प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी। पहली महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। क्लियर मेरे बच्चों?
तो ये जो है 26 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये मेरे बच्चों ये पुरस्कार दिया जाता है, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में दिया जाता है, याद रखना तुम्हें। और जो है कितने बरस के बच्चों को दिया जाता है? अगर एज लिमिट पूछ ले इसमें तो ये 5 बरस से लेके मेरे बच्चों 18 बरस तक, 5 बरस से लेके 18 बरस के बच्चों को दिया जाता है। 5 बरस से लेके 18 बरस के एज समूह के बच्चों को ये दिया जाता है। अब की बार 2025 का जो पुरस्कार ये दिया गया है 2025 में, ये 20 बच्चों को दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया है? 20 बच्चों को। किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया मेरे बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा, जो द्रौपदी मुर्मू है। इसमें तुम्हें जो है 2-3 नाम याद रखने, सारे 20 के 20 बच्चे नहीं लिखने, जो है वो तो राज्य के हिसाब से, परंतु जो गिने चुने खास बात है, एक अनीस नाम का लड़का है मेरे बच्चों, जो शतरंज खिलाड़ी है, ये शतरंज खिलाड़ी है मेरे बच्चों। एक वैभव सूर्यवंशी मेरे बच्चों, याद है? ये तो बच्चों को याद ही होना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी कौन है मेरे बच्चों? ये, हाँ जी, आवाज बहुत अच्छी आई है पीछे से। हाँ जी, क्रिकेटर है ये। क्या है मेरे बच्चों? क्रिकेटर है। क्या है मेरे बच्चों? क्रिकेटर है। कितने बरस का है? 14 बरस का है। कितने बरस का? ये 14 बरस का है। इससे क्वेश्चन बनेगा। कहाँ का है ये? बिहार का है। कहाँ का ये? बिहार का है। कहाँ का है मेरे बच्चे? बिहार का है। 14 बरस का। तुम सपोज करो 14 वर्ष का बच्चा जो आईपीएल में सबसे तेज तक लगाने वाला बन गया है। वैभव सूर्यवंशी जो 14 वर्ष का बच्चा होते हुए ये आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, बना लिया, खुद ने बना लिया। ये पहला ऐसा व्यक्ति बन गया। कितने में कितना बनाया रन तुम बता दो रे, मैं तो कम ही देखती हूँ मैच, मैंने तो वही करंट अफेयर पढ़नी होती है। तो 36 बॉल में 100 रन बनाए। 36 में बनाए अभी? अरे बाकी बोलो, देखते तो सारे ही हैं, बाकी नहीं देखते। इधर लड़कियां तो बेचारी देखती नहीं है, बाकी नहीं देखते। क्या देखते हो? साहिल क्या देखता है तू? चल तू जो देखता है वो बता दे। आज तुमने सुबह क्या देखा वो ही बता दे। कुछ तो देखा ही है। कुछ भी नहीं देखा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चल बता साहिल क्या देखा? चलो लिखो मेरे बच्चों, ये कितने बॉल में इन्होंने रन बनाया, शतक बनाया? अभी 36 बॉल में इन्होंने शतक बना दिया। तो सबसे तेज जो है कौन बन गया? ये क्रिकेटर जो है, क्या कौन है? वैभव सूर्यवंशी। कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। और जो है कितने बरस का है? 14 बरस का। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है। एक ज्योति, यहाँ ज्योति बताई गई, एक लड़की है जो शीर्षा की है मेरे बच्चों। परंतु वो तो याद रख लेना मेरे बच्चों, ये कितने हैं? 20 बच्चे हैं। परंतु तुम्हें एक श्रवण नाम का बच्चा है, श्रवण नाम का बच्चा है। ये श्रवण नाम का बच्चा जो है, इन्होंने, इसको क्यों मिला है पुरस्कार? ये 10 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। क्यों मिला है? कहते हैं भाई सिंदूर ऑपरेशन जो चला था वो क्या चला था? सिंदूर ऑपरेशन क्या था रे? अरे बताओ रे, इसकी तो रील बहुत देखी होगी। ऑपरेशन है सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन क्या था? किसके लिए चलाया गया? क्या किसके विरुद्ध चलाया गया है? हाँ जी, पहलगाम का जो अटैक हुआ उसके विरोध में जो एक माहौल बनाया गया, वही पाकिस्तान और भारत का युद्ध होगा क्या पता। वही लाइटें बंद कर दी गई और हमें इतनी वो बताया गया। तो घर वालों ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो बताया भाई ऐसे आए, समझाया घर वालों को भी युद्ध की स्थिति हो जाती है तो गोला बारूद, जहाँ लाइटें अगर प्रकाश दिखाई देता है तो वहाँ हो सकता है आ जाए कोई मिसाइल।
तो घर वालों को बड़ा समझाना मुश्किल है। घर वाले कहते ऐसा भी होगा, मैं कहती जरूर होगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा भी मरना भी पड़ता है, मरना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अरे सच्चाई है ना, परंतु हम डरते हैं, डरते हैं ना। तो ऐसा सिनेरियो जो है बनाया गया भी, हो सकता है भी सिचुएशन आ जाए तो सपोज करो अब तो कुछ युद्ध भी, चलो अब तो परमाणु ही होंगे, कभी होंगे, दुनिया तबाह होगी वो परमाणु से ही होगी, क्योंकि उसकी जो है हम ये कामना कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु, हर कोई परमाणु से अंतर लगा रहा है, कोई परमाणु बम बना रहा है, पाकिस्तान धमकी दे रहा है। उधर कौन सबसे ज्यादा खतरनाक देश है, कौन है रे, पावरफुल देश, यूएसए। ये कहता है भाई नाटो में आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। यही वो देश रहा, नहीं तो पाकिस्तान वालों को कुछ तो सिखा के हम आते हैं। इन्होंने क्या कर दी, मदद कर दी। मदद किसने की थी, आईएमएफ ने की थी। किसने की थी, आईएमएफ ने मदद कर दी। ये पीछे से कहता है, बाद में कहता है कौन, डोनाल्ड ट्रंप, भी मैंने जो पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता करवा दिया। कहाँ करवा दिया, मदद कर रहा है तो भारत ने पीछे से भाई रजामंदी कर ली, भी फायदा ही है, क्योंकि ये यूएसए ये क्या चाहता है, ये